अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। फलन अवस्था पर बेर में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण उपाय। बांस की सफल खेती करके लाखों की आय कमा रहे किसान की कहानी भाग एक। सर्दी के मौसम में मछली तालाब और मछलियों की देखरेख और प्रबंधन। हमारे राज्य में बेर के बाग सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और जिन किसान भाइयों के बेर के बाग लगे हैं उनमें फल विकसित हो रहे हैं। इस अवस्था पर बाग में फल मक्खी कीट और कुछ रोगों का प्रकोप होता है जो कि फलों की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। तो फलन अवस्था पर बेर के बाग में इन कीट और रोगों की रोकथाम कैसे करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता। किसान भाइयों, अच्छी बेर की फसल लेने के लिए उसे हमें उसकी देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बातों की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम जो है अधिक से अधिक बेर का उत्पादन लें। किसान भाइयों, बेर की जो फसल है इसमें मुख्य रूप से 2-3 प्रकार की बीमारियां, कीट आते हैं जिसके कारण हमारी बेर की फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, बेर के बगीचों में इस समय छोटे छोटे फल बन चुके हैं और उन फलों में फल मक्खी कीट का आक्रमण होने लगा है। तो अब किस तरह से करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जैसे कि एक फल मक्खी आती है। ये फल मक्खी जो है बेर के फलों को खराब कर देती है, उनको दूषित कर देती है, जिसके कारण कभी कभी देखने में आता है कि हमारे जो है 80% तक बेर की फसल खराब हो जाती है और यह कानी हो जाती है या बेर अंदर से जो है खराब हो जाते हैं। भाइयों, इसके लक्षण जो है जब दिखाई देने लगते हैं जब बेर की इल्ली इसमें आके अंडे दे देती है और अंडों से जो लार्वी है, गिड़ार है, वो निकल करके और अंदर ही अंदर बेर का जो पल्प होता है और उसको खाने लगती है और बेर में जो है छेद या बेर में सिकुड़े हुए फल दिखाई देते हैं। ऐसे फलों को तोड़ करके अगर हम उनको चीरा लगा के या काट करके देखते हैं तो उसमें अंदर से एक गिड़ार निकलती है और बेर काना और खराब उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को बिल्कुल खराब कर देता है और इस प्रकार के बेर की बाजार में कोई कीमत नहीं मिलती है। इसलिए इस कीट के नियंत्रण हेतु कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा बेर के बगीचों में मिथाइल यूजिनिल ट्रैप लगाएं। इसके बाद भी अगर कीट का प्रकोप कम नहीं हो तो आप रासायनिक नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, ऐसी अवस्था में दवाई का जो है छिड़काव करें। छिड़काव करने के लिए किसान भाइयों डाईमेथोएट दवा ले लें। डाईमेथोएट दवा जो है 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें, या बगीचा आपका बड़ा है तो 750 से 1 लीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और पूरे बगीचे में जो मटर के दाने के बराबर आपके बेर हो गए हैं इसमें अच्छी तरह से जो है छिड़काव कर दें और 10 दिन के बाद फिर दूसरा छिड़काव करेंगे तो ये जो बेर की फसल में लगने वाली फल मक्खी है इससे आपकी बेर की फसल सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा बेर के बगीचों में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है।
जिसकी वजह से बेर के फलों का उचित विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इन रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसी प्रकार किसान भाइयों, बेर की फसल में एक जो है रतुआ रोग, जिसे हम किट बोलते हैं, यह रोग भी आता है। इसमें एक भूरे रंग की पपड़ी जैसी बेर के ऊपर दिखाई देने लगती है या पत्ती के ऊपर दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे यह थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है और बेर की जो फल हैं उसको काफ़ी जो है खराब कर देती है। अगर इस तरह का रोग आ रहा है तो प्रोपिकोनोजोल नाम की एक दवाई आती है। यह दवा आधा ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। 500 लीटर पानी में 250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बगीचे में अच्छी तरह से छिड़काव कर देंगे तो ये जो रतुआ रोग है, किट रोग है, यह नहीं लगेगा। इसी प्रकार किसान भाइयों, बेर की फसल में एक रोग और आता है जिसे भभूतिया रोग कहते हैं या इसको जो है धौरिया रोग कहते हैं या चूर्णलाशिता के नाम से भी हम इस रोग को जानते हैं। ये इस रोग के लक्षण पत्तियों पर और टहनियों पर हल्के हल्के भूरे रंग के पाउडर जैसे धब्बों से शुरुआत इसकी होती है। पत्तियों पर कहीं कहीं छोटे छोटे हल्के हल्के धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं और पत्ती के पूरे भाग को कवर कर लेते हैं और फिर टहनियों को भी कवर कर लेते हैं और जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है और हमारे बेर के बगीचे को, बेर के फसल को काफ़ी जो है नुकसान होता है। बेर की जो मात्रा कम लगती है, बेर छोटे लगते हैं और बेर खराब हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी जो गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है, मार्केट में उनकी कीमत भी कम मिलती है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग आ रहा है तो घुलनशील गंधक पाउडर 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें तो आपको अधिक से अधिक बेर का उत्पादन मिलेगा और साथ में बेर की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। बाजार में आपको इसकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां खेती बाड़ी करना काफी मुश्किल है और अक्सर किसान इन खराब पड़ी भूमि को अनुपयोगी समझकर यूं ही खाली छोड़ देते हैं। लेकिन प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जो कि अपनी मेहनत और लगन के दम से इन खाली पड़ी बंजर भूमि से भी सोना निकाल लेते हैं। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बिहार राज्य के जिला कटिहार के ऐसे ही सफल किसान अमरीश कुमार से, जो कि बंजर भूमि पर बांस की सफल खेती करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। भवरा जिला कटिहार में रहते हैं सफल किसान अमरीश कुमार, जो कि खासकर आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद बांस की खेती को अपनी जीविका का साधन बनाया। पहले इनके यहाँ पुराने तरीके से बांस की खेती होती थी, लेकिन इन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर 22 एकड़ एरिया में बांस की खेती की और आज इससे प्रति वर्ष लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। बांस की खेती से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांस एक कमर्शियल प्लांटेशन करते हुए मुझे इसमें बहुत आनंद के साथ मुझे आर्थिक फ़ायदा भी नज़र आया। इसमें बहुत कम मेंटेनेंस के साथ और अधिक प्रॉफिट आती है। और बांस में हम लोग 1 हेक्टेयर में लगभग 340 से 350 पौधे लगते हैं। एक बिट्टा, हम लोग यहाँ पे बिट्टा कहते हैं, इंग्लिश में क्लम्प्स कहते हैं उसको। तो इसको प्री मानसून मतलब बरसात के पहले
आप इसको लगाइए। बांस का जो सॉइल इरोजन तो रोकती ही है ये, और ख़ास करके इसका जड़ मिट्टी में पकड़ रहता है। हिली एरियाज़ में भी आप जैसा कि जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम बांस, इंडिया का 90% बांस नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन का भी काम करता है ये। इसमें बहुत कम लेबर इनपुट है, बहुत कम फर्टिलाइज़र है, और जस्ट ग्रीन एटीएम है ये। जब ज़रूरी हो मॉनसून के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लगाना एक ही बार है और बस साधारण मेंटेनेंस है, उसके बाद आप इसका सिर्फ हार्वेस्ट करते रहिए। किसान भाइयों, अभी आपने अमरीश जी से बांस की खेती से होने वाले फायदों के बारे में जाना। आइए अब हम एक नजर डालते हैं बांस की खेती से इनकी आय और व्यय के बारे में। 1 हेक्टेयर में, जैसा कि मैं बोला, 340 से 350 पौधा लगेगा, और रफली मैं कहता हूँ 1 हेक्टेयर में पर ईयर 2 लाख से 2.5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट आ जाएगी 7वां साल बाद। ये 4था साल से आउटपुट देना शुरू हो जाएगा इसमें। ये इसका मिनिमम लाइफ है 40 to 60 ईयर्स। बिल्कुल करनी चाहिए, बांस की खेती बिल्कुल करनी चाहिए। बांस में जो शुरुआती तौर पे आप जो बांस लगाएंगे उसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए दलहन फसलों से, जिसमें मटर है, राहड़ है। राहड़ एक अच्छी फसल है इंटरक्रॉपिंग के लिए। और इंटरक्रॉपिंग में बस ये ध्यान देना है कि कोई जानवर उनवर ना घुसे और कोई तरह की बीमारी नहीं लगे बांस में। हमारे यहाँ सब कुछ का 2 प्राइस होता है, एक रिटेल, एक होलसेल। हमारे यहाँ जो बांस जाती है बाहर, जो बाहर लोड करते हैं, जो सबसे बढ़िया बांस होता है उसका रेट ये लोग 60 to 70 रुपीज़ देते हैं। जबकि लोकल में मैं वही बांस बेचूं तो वो 90 से 100 रुपये मिलता है उस बांस का, जो एवरेज कॉस्ट आता है। फिर जैसे बांस की डायमीटर वाइज कम आते गए तो रेट भी घटता चला जाता है। तो एवरेज एक बांस पे हम लोग को यहाँ पे होलसेल रेट 40 to 45 और रिटेल में 60 रुपये मिल जाता है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती करने में कुल लागत लगभग 80 से 1 लाख रुपए तक आती है। लेकिन यदि आमदनी की बात करें, एक बार लागत लगाने के बाद कई सालों तक इससे लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अमरीश जी ने बताया कि शुरुआती 2 से 4 साल तक बांस की खेती से अच्छी आमदनी नहीं होती, इसलिए शुरुआती सालों में इसके साथ अन्य फसलें जैसे सब्जियां, अरहर, मटर, चना इत्यादि की खेती करके अच्छा लाभ लिया जा सकता है। साथ ही 7 वर्ष के बाद से बांस की खेती से अच्छी आमदनी मिलने लगती है। और फायदे की बात ये है कि एक बार बांस लगाने के बाद कई सालों तक इससे उत्पादन मिलता रहता है। और आइए अब जानते हैं जिला कटिहार के कृषि अधिकारी चंद्रदेव जी का अमरीश जी के बारे में क्या कहना है। अमरीश चौधरी जो ग्राम पंचायत बमारा कोठी प्रखंड कटिहार के एक प्रगतिशील किसान हैं। मैंने तो देखा है इन्हें तालाब के साथ साथ बागवानी और साथ साथ इन्होंने पॉली हाउस में भी खेती किया है, उसके साथ बांस की भी अच्छी खेती इनके पास है। और ये बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बांस की खेती कर रहे हैं। और ये बनवास पे की जो प्रजाति है उस पर काफ़ी इनका इनकम है। इनका बांस जो है बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी जाता है और ये कम खर्च में अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और प्रति साल इनको 2 से 2.5 लाख का मुनाफा उसमें आता है। और ये ऐसे किसान हैं जो बांस की खेती में अग्रतर हैं और काफ़ी लाभ अभी कमा रहे हैं। इससे इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसे में राज्य के जो भी किसान मछली पालन कर रहे हैं उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी चाहिए, अन्यथा मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं जिनकी समय रहते रोकथाम अगर नहीं की गई तो तालाब में मछलियां मरने लगती हैं और हमारे मछली पालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो मछली पालक भाइयों, कैसे करें मछली तालाबों का प्रबंधन, आइए जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ अरुण भक्त से। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि बरसात के मौसम के उपरांत में या बरसात के मौसम में कभी धूप छाव हो गया है या रुक रुक के पानी पड़ता होगा, अचानक उसमें सर्दी की मौसम आ गया है, फिर उसमें भी इसी प्रकार अगर उसमें आपके बदलाव दिखाई देता है तो देखे होंगे कि उसमें झुंड झुंड में मछलियां आपके पानी की ऊपरी सतह में आकर के बाहर मुंह निकाल देते हैं। ऐसे परिस्थितियों में उसमें चिंता करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि तालाब के पानी में कभी कभी दूषित गैस तैयार हो जाता है जिसके चलते ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बढ़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति अगर किसान भाई आप देखेंगे तो पहला काम आप करिए, तालाब में एक डीजल पंप को लगा दीजिए। उस पंप के सहारे से आपकी उसी तालाब की पानी को फिर फुहारा की तरह उसी तालाब में गिराइए, जिससे कि आपके तालाब में पानी में कुछ मूवमेंट हो और पानी जैसे फुहारे की तरह आपके तालाब में गिरेंगे तो इससे क्या होता है, आपके तालाब में उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तालाब की सफाई नहीं करने पर हानिकारक फफूंद और जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है, जिनकी चपेट में आकर मछलियां रोगग्रस्त हो जाती हैं और मरने लगती हैं, जिससे आर्थिक क्षति होती है। तो इस रोग से बचाव के लिए मछली तालाब की साफ सफाई का प्रबंधन कैसे करना है? इस प्रबंधन में आपने उसमें करेंगे कि जो जैविक खाद आप डाल रहे थे, जैसे सर्दी के मौसम आ जाते हैं उस समय जैविक खाद की मात्रा को पूरी तरह से बंद किया जाए या ज़रूरत पड़ने पर आप किसी एक्सपर्ट या मत्स्य विभाग के साथ संपर्क करके उसको डालें, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपका तालाब में उस चीज़ की आवश्यकता है या नहीं। समय समय पर तालाब की पानी का पीएच मान आपने जांच करिए। जैसे तालाब की पीएच मान जांच करने से आपको पता चलेगा कि आपके तालाब की पीएच मान कितना है। तो मछली पालन के लिए कहा जाता है कि तालाब की पानी का जो पीएच वो लगभग 7.5 यानी कि 7.5 होना चाहिए। ऐसे पीएच मान में मछली अच्छी तरह से रह सकता है। मछलियों के लिए जो प्राकृतिक भोजन, जिसको सूक्ष्म जलीय वनस्पति एवं जंतु कहा जाता है, वो सही मात्रा में बन पाता है और मछलियों का मुख्य भोजन के तौर पर वो उपयोग होता है। तालाब के आसपास आपको भली भांति साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई झाड़ी या बड़े वृक्ष या पेड़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे समय पे आप तालाब में जाल डालें और जितने संख्या में मछली आपके जाल में आवे उस मछलियों को आप पोटासियम परमंगनेट से उसमें धो करके नहला करके फिर पुनः तालाब में डालें। अगर इसमें से देखेंगे किसी प्रकार की उसमें कोई दाग या कहीं किसी भी तालाब किसी प्रकार की मछली के शरीर में कोई खरोच या खून की रिसाव निकल रहा है तो आपको आगे में कोई एक्सपर्ट के साथ उसमें संपर्क करके सही व्यवस्था अपनाना पड़ेगा। मछलियों की अच्छी वृद्धि के लिए कृत्रिम आहार की जरूरत होती है। इस आहार को बनाने के लिए इसमें उपयोग किए जाने वाले अवयव की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है। आहार को देने के लिए इन मिश्रणों को थैले या बोरे में भरकर बोरे के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद बनाकर बांस के सहारे तालाब में लटका देना चाहिए, ताकि मछलियां बोरे के छेदों से धीरे धीरे भोजन करती रहें। भोजन देते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप कितने समय के लिए भोजन दिए और वो भोजन उसी समय काल के अंतराल में समाप्त हो रहा है कि नहीं, इसको आप समय समय पर देखते रहिए। प्रति एकड़ के हिसाब से जैसे शुरुआत में आपने मछली डालेंगे, पहले महीना में ऐसे अगर तरीके से आप डालेंगे तो 2 किलोग्राम प्रतिदिन आपको लगेंगे 1 महीना तक। अगला महीना में फिर 1 किलोग्राम बढ़ा लीजिए। इसलिए प्रत्येक महीना में 1 किलोग्राम करके आप दाना को बढ़ाते जाइए। इसमें ध्यान रखना है कि जैसे जाड़ा की मौसम आ जाता है फिर आप इसमें जाड़ा के मौसम से पहले जितनी मात्रा में दाना को दे रहा है उससे कम मात्रा में आप दाना दीजिए, क्योंकि जाड़ा के मौसम आते आते मछली का भोजन लेने का भी उसमें कम मात्रा में लेते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखते हुए आप उसमें भोजन की मात्रा को डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है पनागर जिला जबलपुर से राम कुमार केवट ने। यह दुधारू पशुओं को खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पहला बात तो यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ और उत्तम नस्ल के पशु खरीदने चाहिए। एक अच्छे डेयरी व्यवसाय की मजबूत नींव अच्छे किस्म के पशुओं पर ही रखी जा सकती है। दुधारू पशुओं को हमेशा अच्छे स्रोत से खरीदना चाहिए। पशु उच्च उत्पादन क्षमता वाले होने चाहिए। खरीद व फरोख्त करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति को आप अपने साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। दुधारू पशु उन्नत पशुपालक या किसी सरकारी संस्थान से ही खरीदने चाहिए। किसी अनुभवी चिकित्सक से स्वास्थ्य एवं प्रजनन अंगों की जाँच अवश्य करा लें। स्वस्थ कहने का मतलब है कि पशु जो है वो बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिखना चाहिए, बिल्कुल सजग सतर्क दिखना चाहिए। उसकी त्वचा जो है चमकदार, मुलायम, तेज वो दिखना चाहिए। पशु का थन जो है वो बड़े बड़े और उल्टे आकार के होने चाहिए। भैंस में सुरती, मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी तथा गाय में थार पारकर, ये सब जो हैं कुछ अच्छी नस्लें हैं दूध देने के लिए। तो इन सब नस्लों का चयन जो है वो पशुपालक भाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह ध्यान देने लायक है कि पशु जो वो खरीदते हैं वो सुडौल शरीर का होना चाहिए। इसके साथ ही साथ पशु का जो है व्यवहार, चाल चलन, खान पान, जुगाली, ये सब चीज़ भी देखने लायक होगी कि वो सब बंद नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, या पशु कहीं झुंड से जाके अलग कहीं सुस्त ना खड़ा पड़ा हो, तो ऐसे पशु को नहीं लेना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की सफल खेती पर एक किसान का अनुभव। बांस की खेती करके लाखों की आय कमा रहे किसान की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।